Welcome back to my playlist of 9th class biology, and today we are going to start the chapter number 4, that is cells and tissues. So basically this chapter is very long, so it may take many parts and to complete it. So for discussing every point we must understand the concepts and the topics which are involved in it. First of all, in the introductory paragraph, some terms are used. The terms that are used to understand this. So the first one is an object that is used to see the small objects. It is called as a microscope. वो वाला object जो कि small objects को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, that is called as the microscope. The use of microscope, it is called as the microscopy. Microscope की यूज़ को क्या कहते हैं? Microscopy कहते हैं. Increase in the apparent size of an object, it is called as a magnification. किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना माइक्रोस्कोप के अंदर ताकि वो क्लियरली हमें विजिबल हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन कहते हैं. द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट द टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या है हमारे पास? हमारे आँखों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकें. आँखों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकें, तो दिस इज़ नोन एज द रेजोल्यूशन. और ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. अब आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहे हैं कि ये दो हैं, और हमारे आँखों के अंदर ये एबिलिटी है कि हम इन दोनों को अलग अलग बयान कर सकें कि ये अलग है और ये अलग है. सिमिलरली अगर हम इस वाले को देखें, ये भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मगर हम फिर भी इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकें. अगर इफ़ आई जूम इट, तो फिर भी हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं. ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा जुड़े हुए थे. इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर से लेस हो जाती है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते. ह्यूमन आई की जो लीस्ट से लीस्ट रेजोल्यूशन पावर है वो हमारे पास कितनी? 0.1 मिलीमीटर है. ओके, सो नेक्स्ट पर वो कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक आई पीस होता है और एक हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पीस लेंस होता है. लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हमारे पास होती है 1500x, और जो रेजोल्यूशन होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर. देन उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कस किया हुआ है जिसकी मैग्नीफिकेशन 1000x होती है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 1000x मैग्नीफिकेशन, और रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पास 0.2 नैनोमीटर होती है. तो ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स और कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है. ये जो एम से सारे स्टार्ट्स हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इनको आप लोगों ने आपस में कंफ्यूज या मिक्सअप नहीं करना. ओके, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किए हुए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TM और SEM. TM इज़ यूज टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर. किसी भी सेल स्ट्रक्चर के इंटरनल को स्टडी करने के लिए हम TAM को यूज़ करते हैं. और जो हमारे पास SEM है यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ यूज टू स्टडी द सेल सर्फेसिस विच रिवील्स द 3-dimensional डिटेल्स ऑफ द सर्फेस. यानी जो SEM है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें हम सेल के सरफेस को स्टडी करते हैं, और जो हमारे पास TEM है उसमें हम इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या? हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी. कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कस किया जो है हमारे पास रॉबर्ट हुक. 1665 के अंदर उन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, जैसे कि ये पिक्चर में उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है. हुक ने ये देखा कि कॉर्क जो है वो उसके सेल के अंदर टाइनी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं और उसको किसी वॉल ने सराउंड किया हुआ है. He called them the little box-like structures as cells because it reminded him the small rooms. उसने इसको एक स्मॉल रूम की तशबीह दी है, स्मॉल रूम की तरह कहा कि बहुत सारे टाइनी स्पेसेस हैं और इसके अंदर और इसको जो है एक वॉल ने सराउंड किया हुआ है. ठीक है, ही सॉ द थिक वॉल्स, थिक सेल वॉल्स उसने स्टडी किया था या उसने देखा था. फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन in 1831, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन द प्लांट सेल्स. फिर शील्डन साइंटिस्ट था, ही वॉज अ बोटेनिस्ट एंड ही कंक्लूजन उसका क्या था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. उसने ये डिस्कवर किया प्लांट्स के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं. फिर उसके बाद स्क्वान था इन 1839, वो zoologist था और उसने भी ये कंक्लूड किया कि एनिमल्स के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं. एनिमल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स.
विर्को एक और साइंटिस्ट था जिसने 1855 के अंदर प्रपोज किया कि द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उसने ये थ्योरी दी थी कि ओमिनस सेलुला सेलुला मीनी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द अदर या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो वाले सेल्स जो पहले से मौजूद हैं उनके थ्रू या उनके ज़रिए से नए सेल्स अराइज होते हैं। ओके, जो लास्ट साइंटिस्ट है वो लुइस पास्चर है। उसने 1862 के अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया पहले से बैक्टीरिया मौजूद हैं उनसे जो और बैक्टीरिया बनते हैं उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट वर लेड टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, दिस इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। ये जो सारी थ्योरीज उन्होंने साइंटिस्ट अलग अलग से प्रपोज की थी, इसके बाद ये मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई थी, जिसकी 3 पॉइंट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फेडरल बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के बने हुए हैं। अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी सेल जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, हर एक के अंदर पाया जाता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम दिया गया है। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट डिवाइड। न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग या जो पहले से सेल्स मौजूद है उनकी डिवीजन से बनते हैं। ओके, जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास के सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अभी हमने ये पढ़ लिया है इस पॉइंट्स के अंदर कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। सेल जो है वो हमारे पास क्या स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग्स का। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं और ईच पार्ट परफॉर्म्स द स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक पार्ट का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज विदिन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस प्रेजेंट विदिन द सेल। ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या है, स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज़ है। हर एक सेल के अंदर ये स्मॉल सब सेलुलर बॉडीज़ होती हैं और हर एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब इन ऑर्गेनेलीज की डिटेल से नेमिंग होती है, फंक्शन होता है, किस तरह से काम करते हैं, ये अलग अलग से हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़ने लगे हैं और यही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट उन्होंने एनिमल सेल का डिस्कस किया हुआ है कि एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज होती हैं। एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसकी रीज़न होती है कि एनिमल सेल्स जो है वो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने मूव करना होता है फूड की, न्यूट्रिशन की ज़रूरियत के लिए, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एक्सेट्रा के लिए। तो इस वजह से इन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनेली डिस्कस किया हुआ है वो हमारे पास के सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम आप लोगों को शो हो रही है। ओके, सो दिस इज़ द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप लोगों को फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब लिपिड की 2 लेयर्स हैं। और ये जो आप लोगों को बड़ा सा मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, दिस इज़ द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ द शुगर मॉलिक्यूल। प्रोटीन एंड द शुगर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को सराउंड करता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या चाहे वो एनिमल सेल हो, ये उसको सराउंड कर रहा होता है। और सेल के अंदर, हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं लिपिड्स होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड 60% जो है वो हमारे पास क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, 40% जो है वो हमारे पास लिपिड्स होते हैं और स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, सो ये जो थ्योरी थी, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये प्रपोज की थी सिंगर और निकोलसन। ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 के अंदर उन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ कंपोज ऑफ द लिपिड बाइलेयर विच कंटेन्स द पार्शली और होली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी और इसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है या वो पार्शली एम्बेडेड है, मतलब आधे इस तरह से, ये तो हमने फुली एम्बेडेड किए हैं ना, ये फुली एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। और जो पार्शली होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, मतलब आधे सेल लेयर के अंदर वो लोग एम्बेडेड हुए होते हैं, partially or wholly embedded in the cell membrane, and it is also composed of the sugar molecules या protein and the glycogen या glucose molecules which combine together to form the glycoprotein.
ओके। सो ये फ्लूइड मोज़ेक की मॉडल है और इसमें से उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है कि ऑल मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देता। मतलब सेल की जो ट्रांसपोर्ट होती है एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से, इंशाल्लाह आप लोग आगे जाके ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस टर्म्स के ज़रिए से पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, लेकिन ये हर एक मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देता। वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज वगैरह नहीं होता, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल जो चार्ज होते हैं उनको अंदर आने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होता है, तो उनको चेकअप वगैरह करके तभी उनको अंदर आने दिया जाता है कि इन आइंस की या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़रूरत है या नहीं। तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो आप लोगों के टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से इनको अंदर आने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये आसानी से अंदर आ सकते हैं और अंदर बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए और चार्ज पार्टिकल्स हो गए, वो उनको अंदर आने या बाहर जाने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दे एक्ट एज द सेल मार्कर्स। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये क्या मशहूर है कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज द सेल मार्कर्स, कि उनके ऊपर एक टैग सा लगा होता है कि ये वाली मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ सकते। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, जो है हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। बेसिकली जो सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो हमारे पास ऑल द सेल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है, और जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ होती है वो इस जीन्स के ऊपर या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। तो इसी वजह से इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का नाम दिया गया है। ओके, न्यूक्लियस इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो आप लोगों को डबल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे पोर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि थ्रेड मॉलिक्यूल्स है क्रोमोसोम्स के, तो इस वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द डार्क स्टेनिंग रीजन इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखें कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। अब जो हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है राइबोसोम्स, एक हमारे पास है न्यूक्लियो ओलस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस है। ओके, यानी इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। जो डबल मेम्ब्रेनस है वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनेलीज है, वो हमारे पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और हमारे पास क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये तीन मेजर ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे पास क्या, डबल मेम्ब्रेनस। बाकी इनके अलावा जितने भी हैं वो हमारे पास क्या, सिंगल मेम्ब्रेनस है। आप लोग जस्ट नॉन मेम्ब्रेनस याद रख लें, जो कि हमारे पास कौन से, राइबोसोम्स है और न्यूक्लियोलस है। डबल मेम्ब्रेनस कौन से है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है। ये तीन मेजर ऑर्गेनेलीज है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। बाकी इन पांचों के अलावा जितने भी हैं वो हमारे पास कितने हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस है। अच्छा जी, तो डार्क स्टेनिंग रीजन जो आप लोगों को नजर आ रही है हमारे पास के न्यूक्लियोलस है। द थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको अगर हम बाहर निकालें तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे पास इस तरह से क्रोमोसोम कहलाता है। ये अलग अलग जो है वो हमारे पास के सिस्टर क्रोमैटिड्स है, और ये जो दरमियान में कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। चला आगे जाके आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सेंट्रोमियर के अंदर एक सराउंड होती है प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। तो इस वजह से न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जिस वजह से इसको हम देते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो हमारे पास ऑर्गेनेली वो है साइटोप्लाज्म। द मटेरियल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। सपोज करें कि हमारे पास ये सेल है और ये हमारे पास के न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस और दिस इज हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास मटेरियल या स्पेस होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, तो उन्होंने यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेलीज मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस
टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन होती है या ग्लूकोजन की ब्रेकडाउन, मैनी जो रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर बॉडीज। राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, अटैच्ड विद ईआर या फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं या फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। दे आर मेड अप ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, सॉरी। अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के पास कि राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस जो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ओके, तो इट इज़ कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स, डिफरेंट साइज लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दैट इज अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड बाय टू फॉर्म द प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स कैसे जॉइन होते हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रोटीन सब यूनिट्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की तरह एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट जो 50S होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास 70S बनता है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी होती है एज इट इज़ जैसे हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है उसके यूनिट जो 70S होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर जो है हमारे पास 80S होता है, लार्जर 60S और स्मॉलर 40S। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे 50 और 30 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 80 आता है। लेकिन हम एक डिजिट या 10 जो है वो हमने कम क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो इनके अंदर यहाँ पे जो है फोल्डिंग सी होगी। जैसे मैं अब आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जैसे ये एक लार्जर सब यूनिट है, ये इस तरह से आया और ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ इस तरह से मिल गया, तो यहाँ पे जो फोल्डिंग हुई है वो अंदर से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, या वो गायब सी हो गई, या वो उसके ऊपर से चढ़ सा गया है। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं तो कुछ हिस्सा दूसरे हाथ का वो छुप जाता है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ हिस्सा जो है वो फोल्ड हुआ हो जाता है या छुप जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक डिजिट की या नंबरिंग की कमी हो जाती है। तो इस वजह से 50 और 30 को मिला के 70S हो जाता है और 60 और 40 को मिला के हमारे पास क्या हो जाता है, 80S। ओके, अब हमने बात की कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, देखिए पहले तो हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। आरएनए की बहुत सी टाइप्स होती हैं, आरएनए की टाइप्स होती हैं। ओके, आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो हमारे पास 80% कंप्राइज करता है आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए जो है हमारे पास 15% कंप्राइज करता है और जो रिमेनिंग बच गया है, आई थिंक रिमेनिंग जो है हमारे पास 95% जो है हमारे पास मैसेंजर आरएनए कंप्राइज करता है। अब ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड आएगा और यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। जब बहुत सारे राइबोसोम्स कंबाइन होंगे तो यहाँ पे एक प्रोटीन सब यूनिट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पोलीसोम। तो ये हमारे पास बहुत सारे जब राइबोसोम्स एक मैसेंजर आरएनए पे अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास एक सब यूनिट बन जाता है जिसको हम कहते हैं पोलीसोम, और इसी तरह से हमारे पास पोलीसोम के ज़रिए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, आप लोगों को राइबोसोम्स क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड चैनल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्गी apparatus। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी apparatus के साथ कॉन्टिन्यूस होता है। देयर 2 टाइप्स ऑफ ईआर, एक स्मूथ ईआर होता है और रफ ईआर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे और जो रफ ईआर है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे। स्मूथ ईआर के फंक्शंस क्या है, इट हैज़ अ रोल इन द लिपिड फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है। Forms the vesicles in which large molecules transport in liver, it helps to detoxify drugs। ये 2 फंक्शंस आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, लिपिड फॉर्मेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। रफ ईआर जो है राइबोसोम्स के ऊपर अटैच हुए होते हैं और रफ ईआर जो है हमारे पास क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गोल्गी apparatus। It was discovered by the Italian scientist Camillo Golgi in 1898. It is also known as the Golgi bodies or Golgi complex. Electron array Golgi apparatus stack of flattened sacs formed of the membranes। ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बहुत सारे मेम्ब्रेनस सैक्स हैं, ये आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है। इसको हम सिस फेस भी कहते हैं, इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे इस तरह से सिस्टर्नी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इन सैक्स को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी। ओके, इन सिस्टर्नी के ज़रिए से हमारे पास एक गोल्जी स्टैक बनता है। अब इन गोल्जी स्टैक्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे आके एक वेसिकल अटैच होता है। ये वाला वो वेसिकल है जो कि राइबोसोम्स में
राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अब वो राइबोसोम्स बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस एक वेजिकल में कंबाइन हो जाते हैं। वो वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ गोल्गी अपैरेटस के स्टैक पे आके जो है वो जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से वो वेजिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ होके आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, inner face of the stack it is directed towards the endoplasmic reticulum, and the outer face of the stack it is directed towards the plasma membrane. Okay, vesicles are seen at the edges of the stack. जो एजेस हैं स्टैक के वहाँ पे वेजिकल बने। गोल्गी अपैरेटस रिसीव्स वेजिकल्स दैट बट फ्रॉम दैट विल मॉडिफाई देम। इनकी क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है कि कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉरेन तो नहीं है, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हार्मफुल तो नहीं है। दे स्टोर द सिक्रीशन एंड फाइनली रिलीज देम इन सिक्रीटरी वेजिकल्स। ये इन सिक्रीशंस को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं और फाइनली सिक्रीटरी वेजिकल्स में रिलीज कर देते हैं। आल्सो गिव राइज टू द लाइसोसोम। जो लाइसोसोम्स हैं वो गोल्गी अपैरेटस से ही बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लाइसोसोम। These are bonded by single membrane, contains various hydrolytic enzymes which break down protein, nucleic acids, lipids and the carbohydrates. इनके क्या काम होता है कि इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। उनको स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके उनकी डाइजेशन करवाते हैं। They have many types of digestive functions. Many cells engulf the nutrients into tiny cytoplasmic cells called the food vacuoles. बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इंगल्फ करके फूड वैक्यूल्स बना लेते हैं। लाइसोसोम्स फ्यूज विद द फूड वैक्यूल एक्सपोजिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द डाइजेस्टम। लाइसोसोम्स जो है वो इन फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ये देखिए, ये लाइसोसोम यहाँ से आया और ये यहाँ से फूड वैक्यूल बना। फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो के ये डाइजेशन करवा देता है। जो भी फूड वैक्यूल या फूड पार्टिकल हमारे सेल के अंदर आता है उनकी डाइजेशन करवा देता है थ्रू द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, स्मॉलर मोलिकुलर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज अमाइनो एसिड्स लीव द लाइसोसोम आर यूज्ड बाय द सेल। जो स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइसोसोम्स के ज़रिए नहीं, वो सेल के ज़रिए से बाहर चले जाते हैं और वो उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है। दिस सर्व एज द रिसाइकलिंग सेंटर्स फॉर द डैमेज ऑर्गेनेली। ये जो एक्स्ट्रा नेम्स होते हैं हर एक ऑर्गेनेली के, ये आप लोगों को आने चाहिए। लाइसोसोम सर्व एज द रिसाइकलिंग सेंटर्स फॉर द डैमेज्ड ऑर्गेनेली। जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनेली हमारे सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनकी रिसाइकलिंग करके उनको तोड़ फोड़ करके उनको बाहर निकालने में लाइसोसोम से हमारी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली वो हमारे पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। देयर स्फेरिकल रॉड लाइक elongated ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या, स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म द क्रिस्टी। ये जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ये फोल्ड जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। और इन्हीं क्रिस्टी के अंदर ये फ्लूइड नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास मशहूर ज़माना क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या काम होता है कि ये एटीपी को बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब डीएनए जो है वो कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, जो 70S वाला डीएनए होता है, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो इसमें पाया जाता है। नहीं सॉरी, जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S वाले पाए जाते हैं। ओके, so we are on the head on the destination. I hope it's a big very difficult deal to deal with the many of the organelles, but we are on ahead on the destination. So last 3 organelles are left, and these are very rare and very not found in every animal cell. So the next is a centriole, a pair of the centrioles located near the outer surface of the nucleus. न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे ये न्यूक्लियस आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस पे सेंट्रियोल पाया जाता है। द 2 सेंट्रियोल्स आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर। जो 2 सेंट्रियोल हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल पे पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। हर एक सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक हॉलो सिलेंडर बना देता है। जैसे आप लोगों को ये 2 नज़र आ रहे हैं, ट्रिपलेट बने हुए हैं हर एक के, और ये दोनों देखें आप लोग राइट एंगल पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ओके, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन द सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच वेयर माइग्रेट्स ऑफ अदर साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। जब सेल की डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं और हर एक पेयर जो है वो अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस पे माइग्रेट कर जाता है। इससे क्या होता है, हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स की फाइब्रेशन हो जाती है जो कि हमारे पास न्यू सेल की डिवीजन में बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है। साइटोस्केलेटन, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ द फाइबर्स व्हिच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सपोर्टिव नेटवर्क होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं और ये 3 किस्म के फाइबर से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप एंड मूवमेंट। इसका क्या काम होता है कि सेल शेप और मूवमेंट में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। अच्छा, ये जो सीलिया और फ्लैजेला है, फ्लैजेला तो बहुत रेयर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन जो सीलिया है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं जैसे यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, उनके अंदर ये सीलिया पाया जाता है। सम यूकैरियोटिक सेल हैव स्ट्रक्चर दैट लुक समवट लाइक हेयर, दीस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सीलिया। सम सेल्स हैव विप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजेला। कुछ के अंदर ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया, और कुछ सेल्स के अंदर ये बड़ा सा हेयर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। दे कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके अंदर क्या था, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर क्या है 9 पेयर्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर। दे आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के साथ इनकी कनेक्शन हुई होती है। दिस सर्व्स टू मेक एन एकर सीलियम और फ्लैजेलम। ये जो सीलियम और फ्लैजेलम होता है ये बेसल बॉडी के साथ कनेक्शन हुई होती है, और बेसल बॉडी का क्या काम होता है कि ये सेल को इसके साथ जोड़ के रखता है, सपोर्ट करता है या एंकर करके रखता है। ठीक है, अभी आई होप आप लोगों को ये सारे ऑर्गेनेलिज क्लियर हो चुके होंगे। एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट इन पार्ट 2। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।